हाइपरलिंक्स। एक वेब पेज और एक वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है? एक वेब पेज और एक वेबसाइट। वेबसाइट जो होता है सर वो कई सारे वेब पेज से मिलकर बना होता है सर। ओके, और जब कई सारे पेजेस होंगे तो उनको लिंक या ज्वाइन कौन करेगा? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। ठीक है, हाइपरलिंक। तो बेसिकली आप HTML के अलग अलग पेजेस बनाते हो, दे ऑल आर वेब पेजेस, लेकिन उनको लिंक करता है, आपस में जोड़ता कौन है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक बेसिकली वो ग्लू है जो सारे पेजेस को आपस में जोड़ रहा है। तो जो आपका फाइनल स्टैक बनता है, पूरा का पूरा बंच ऑफ पेजेस बनता है, वो एक्चुअल में आपस में कंबाइंड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ठीक है, और वो लिंकिंग करने का काम ए टैग करता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिंक। ए टैग कैसे बनता है? ए टैग से। और ये ब्लॉक है इनलाइन। सी इज इट ब्लॉक और इनलाइन है सर। बट क्या ये लिंक की तरह नजर आ रहे हैं या नहीं, प्लेन नहीं टेक्स्ट सर, की तरह नजर आ रहे हैं? प्लेन टेक्स्ट। तो Plain ये text। लिंक नहीं है, ये एंकर टैग्स हैं। ठीक है, तो ए विद href जब होता है तब ये लिंक होते हैं। तब वो लिंक होता है। यस सर। अब देख रहे हो ब्लू कलर में आ रहे हैं, पर्पल, और इन पे कर्सर भी पॉइंटर आ रहा है, और क्लिक करने पे Yes, पेज sir। रिफ्रेश भी हो रहा है। यस सर। ठीक है, तो ए टैग Yes, होता है एंकर टैग, ए विद href क्या होता है? हाइपरलिंक। हाइपरलिंक। तो HTML5 में ये टर्म आई थी हाइपरलिंक, पहले इसको सिंपल लोग एंकर टैग ही बोलते थे। तो अर्लियर इसको ए यानी कि एंकर टैग बोलते थे, लेकिन HTML5 में इसको हाइपरलिंक बोलते हैं। तो HTML में दो टाइप के लिंक टैग होते हैं, एक तो हाइपरलिंक और एक होता है CSS लिंक करने के लिए ये वाला लिंक, बट ये हेड में आता है। ठीक है, तो ये हमेशा हेड में आता है। तो दिस इज अ लिंक टैग, ये है हाइपरलिंक। क्लियर? यस। नाउ इसमें जो पाथ होता है, क्लिक करने पे जो पेज ओपन होगा वो कहाँ आएगा? href की वैल्यू में। तो href के अंदर उस लिंक का पाथ आ जाएगा। ठीक है, बात है। अगर हम लिंक को पाथ ही नहीं दिया तो वो एम्प्टी है, जैसे कि ये वाला, इसे हम क्या बोलेंगे? हेलो यस एम्प्टी। यस बोलिए। सर, ये वाला फिर से बताना जो आपने बताया था अभी, लिंक वाला। ओके, तो ए टैग क्या है हमारा? हाइपरलिंक। ठीक है, और इसका href क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो href फुल फॉर्म क्या होता है? यार हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। तो दिस इज हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, href। ठीक है, तो href या फिर href आप इसको बोल सकते हो। अगर ए में href ही नहीं दिया तो फिर क्या है? एम्प्टी है। ये बस एम्प्टी है, बट ये क्लिकेबल भी नहीं है क्योंकि ये हाइपरलिंक नहीं है, प्लेन। जस्ट ए है, एंकर टैग है। तो ए कभी भी यूज नहीं होता, हमेशा क्या यूज होता है? href के साथ, यानी कि हाइपरलिंक। HREF। ठीक है, जब आप इसको एमएट से लिखोगे, ए लिख के, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इसको href के साथ दे देगा बना के। ठीक है, ए लिंक का चाहिए तो सी ऐसे आ गया href, क्योंकि मैक्सिमम वेबसाइट का लिंक कैसे स्टार्ट होता है? HTTP या फिर HTTPS से। ठीक है, बट हमारे पास टेलीफोन का भी लिंक होता है ऐसे, जिसमें टेल कॉलन आता है, और ईमेल आईडी का भी लिंक होता है। इसका हिंट नहीं आ रहा, बट कोई दिक्कत नहीं। तो ए ब्लैंक मतलब ए टारगेट ब्लैंक, सर अंडरस्कोर ब्लैंक, ये न्यू पेज के लिए होता है। ठीक है, जो नए टैब में ओपन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद ए, और ये हमारा ब्लैंक या फिर एम्प्टी। ठीक है, तो ये एम्प्टी है, बट ये इंटरेक्टिव है, क्लिकेबल है, और इसे क्लिक करने पे देखो क्या हो रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्या हुआ? रिफ्रेश हो जा रहा है पेज। तो मैं इसको लाइव दिखाता हूँ वेबसाइट पे। तो ये है ए एंकर टैग एंड दिस इज विद href, तो इसको हाइपरलिंक कहेंगे हम। ठीक है, तो HTML5 में इसका नया नाम क्या दिया है? हाइपरलिंक। नाउ सबसे पहले होता है एम्प्टी, जैसे कि ये, अगर मैंने इस पे क्लिक किया, सी एक्शन क्या होगा? हमारा पेज रिफ्रेश हो जाएगा, और रिफ्रेश होगा वो फिर से टॉप से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से। फिर से आपको स्क्रॉल करके वहां आना पड़ेगा। ऑल्दो मेरे पेज का लोडिंग टाइम 2 या 3 सेकंड है, तो वो 2-3 सेकंड में लोड हो जाता है, लेकिन कई वेबसाइट्स का लोडिंग टाइम तो ज्यादा होता है, जैसे 4 सेकंड या 5-5 सेकंड, तो वो तो स्लो हो जाती है। सो दैट द रीजन हमेशा अवॉइड करो किसे? एम्प्टी एम्प्टी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स को। कभी भी वेबसाइट पे एम्प्टी हाइपरलिंक्स मत देना।
क्योंकि गलती से भी उस पर क्लिक हो गया तो आपकी वेबसाइट्स क्या होती हैं, वो रिफ्रेश हो रिफ्रेश हो जाएगी। जाती हैं। और जितनी भी वेबसाइट sir. सेशंस के साथ चलती हैं, लॉगिन के साथ चलती हैं, उनमें तो रिफ्रेश करना भी अलाउड नहीं होता, लाइक बैंकिंग साइट्स, पेमेंट साइट्स। यस सर, शुरू ठीक से है, शुरू हो तो जाएंगी कई वो। साइट्स में क्या होता है कि वो सेशंस को ही खत्म कर देती हैं। ठीक है, तो कई साइट पे अलाउड नहीं है, बट मैक्सिमम साइट्स पे अलाउड होता है। तो गूगल पे कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फायदा क्या, फिर से पूरा का पूरा पेज क्या हो जाएगा, रीलोड हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज आप सर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, या सर एक क्वेश्चन था सर, जो सर अपने सर हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में सर जो आपने टेलीफोन का लिंक लगाया था सर, वो वो कॉल हम पे अगर एक्सेस अभी आगे करेगी आने क्या? वाले हैं उस पे, कि टेलीफोन का लिंक ओके कैसे सर, बनता है, ईमेल आईडी का लिंक कैसे बनता है, इंटरनल लिंक कैसे बनता है। ठीक है, ओके सर, वो उसी का एक टाइप है। अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं, विच इज एम्प्टी। इसके बाद आएगा रिलेटिव लिंक, एब्सोल्यूट, इंटरनल और मेल और टेलीफोन लिंक। ठीक है, सबसे लास्ट में टेलीफोन लिंक है। ओके, सो हमेशा किसको अवॉइड करो, एम्प्टी हाइपर एम्प्टी लिंक को। हाइपर लिंक। लेट्स से मैं यूट्यूब की एग्जांपल दे रहा था, आपने यूट्यूब पे एक वीडियो ओपन किया, ठीक है, और वो वीडियो आप देख रहे हो हाई डेफिनेशन में। तो हाई डेफिनेशन में क्या होता है, इंटरनेट की जो बफरिंग होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, आपका नेट कंजप्शन ज्यादा होती है, और वो वीडियो पार्शल धीरे धीरे स्ट्रीम्स की फॉर्मेट में लोड होता है। तो सपोज वो जैसे सपोज 1 आवर का या 30, चलो सपोज एक सॉन्ग है 5 मिनट्स का है, तो जब भी वो सॉन्ग यूट्यूब पूरा डाउनलोड करेगा तो उसमें 100-200 MB लग जाएंगी आपकी। तो आपका इंटरनेट कितना कंज्यूम हो जाएगा, 100 to 200। लेकिन अगर आपने उसको गलती से रिफ्रेश कर दिया तो फिर क्या होगा, शुरू वो से सॉन्ग दोबारा स्टार्ट डाउनलोड होगा, होने लेकिन लगे। फिर से क्या होगा, यस, वो फिर से वो जीरो उतना से डेटा रीलोड लेगा। होगा। जैसे यस सर। एप्स में होता है, अनलेस वो ऑफलाइन डाउनलोड नहीं है, वो फिर से दोबारा का दोबारा क्या होगा, लोड होता है। ठीक है, अब जैसे मुझे अपने घर पे Amazon प्राइम म्यूजिक पे गाने सुनने होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, सॉन्ग्स को इंटरनेट पे प्ले करता रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेरे पास वाईफाई है, मोबाइल डेटा भी है। बट यही मुझे जब होम टाउन जाना होता है तो मुझे पता है वहाँ पे नेट कई बार स्लो हो जाता है। तो पहले क्या कर लो, कुछ सॉन्ग्स जो आपको डाउनलोड बार बार सुनने हैं, कार में लगाने हैं, उनको क्या करो, उनको ऑफलाइन डाउनलोड डाउनलोड। कर लो। यस सर। ठीक है, सो एम्प्टी हाइपरलिंक हमेशा किसी भी प्रोडक्शन साइट में अवॉइड करनी चाहिए। इसको अवॉइड करने का जो एक आसान तरीका है वो जावास्क्रिप्ट का void नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, तो एम्प्टी से बचने के लिए इसमें जावास्क्रिप्ट मतलब ये जेएस का एक फंक्शन होगा, किस नाम का, void नाम का। तो जावास्क्रिप्ट का void नाम का फंक्शन इसमें दे दो विद 0 पैरामीटर। अब इसका फायदा देखो, एक तो ये पर्पल नहीं ब्लू आ रहा है, और इसे क्लिक करने पे पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा नहीं है। हो रहा, तो सी ये पेज को रिफ्रेश नहीं होने देता। और दो वॉइड लिखना भी सही नहीं है, इसको लिखने का और एक बेटर तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में, लेकिन वो हम लोग जेएस में ही देखेंगे। तो टेम्पररी हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, वॉइड फंक्शन से, तो इससे जो अननेसेसरी रिफ्रेश हो रहा है वो रुक जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है, जितनी भी बैंकिंग साइट्स वगैरह होती है ना, उनमें हमेशा हाइपर लिंक एम्प्टीज होते हैं ना, उनको जेएस के थ्रू फिर वॉइड कर देते हैं वो लोग। वैसे इसके लिए एक और आसान तरीका भी है, एक ही बार में हो जाता है वो। ओके, लिंक का मेन काम क्या है वैसे, जैसे एम्प्टी हाइपरलिंक तो बहुत रेयर केस में ही होगा वेबसाइट पे। मेनली एम्प्टी हाइपरलिंक कब होता है, जैसे एक मैंने कहा क्लिक पे पेज को प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करना एचटीएमएल का काम है जेएस का, तो ये इसको रिफ्रेश कर रहा है, तो प्रिंट करना एचटीएमएल का काम होता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट का वो जावास्क्रिप्ट तो का सर। इसमें फंक्शन पहले हुआ लिखो था वो जावास्क्रिप्ट, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का। कॉलन लगा के जेएस का अपना फंक्शन होता है प्रिंट नाम का। तो सर जावास्क्रिप्ट में जीएस प्रिंट सर, नाम का, हेलो सॉरी, सर जी, या जीएस जीएस का क्या मतलब, जीएस मींस मैं समझ जेएस नहीं का पा रहा शॉर्टकट मतलब। मतलब जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे। ठीक है, HTML के कंटेंट को फंक्शनल कौन बनाएगा, जीएस। HTML के कंटेंट को yes, फंक्शनल कौन बनाएगा, जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। अगर आपको एक yes, वीडियो के लिए प्ले बटन चाहिए तो वो प्ले बटन बनाता कौन है, एक वीडियो का प्ले बटन, yes, HTML। नहीं नहीं, बटन कौन बनाएगा, HTML। बटन यस कौन सर। बनाएगा, इस बटन बटन HTML 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 बनाएगा। बनाएगा। तो बटन को लुक एंड फील अच्छी फंक्शन करनी उसमें हो, कि बटन को कलरफुल करना हो, CSS वो सीएसएस करेगा। वो लेकिन सीएसएस जो करेगा। पर्पस है कि क्लिक करने पे ये ऐसे काम करेगा, वो जावास्क्रिप्ट है। यस सर। ठीक है, जैसे हम लोग स्विच लेते हैं, तो स्विच किससे बना होता है, स्विच उससे बना होता है जैसे वो क्या कहते हैं इसको, चाइना बोन टाइप का या फिर प्लास्टिक के आइटम से बना होता है वो। यस सर। ठीक है, यस सर। ताकि वो इंसुलेटेड रहते हैं।
और स्विच के कलर्स भी अच्छे अच्छे होते हैं, डिजाइन होते हैं, आपके पेंट के साथ मैच होते हैं, अच्छे कंट्रास्ट होते यस हैं। सर। लेकिन स्विच का जो मेन पर्पस है वो तो लाइट ऑफ करना है। तो स्विच को बनाया किससे? हमने किसी एलिमेंट से। स्विच को कलर दिया पेंट से, लेकिन स्विच का जो पर्पस है वो तो इलेक्ट्रिसिटी पर्पस करना है ना। यस सर। ठीक है, तो जैसे कार है, तो कार एक स्ट्रक्चर है जो कि स्टील से, मेटल से, एल्यूमिनियम से बनता है। स्टाइल मतलब उसका पेंट कैसा है, उसमें स्टिकर्स कैसे लगे हैं, लेकिन मेन पर्पस क्या है? मूवमेंट करना, उसका आपको चलना। कहीं से एक जगह यस से सर। दूसरी जगह लेके जाना। वो काम तो उसका मेन कौन करेगा? वो तो इंजन कर रहा है। इंजन। इंजन। यस सर। ठीक है ना। जी यस। तो मेन जो उसका पर्पस है वो फंक्शनलिटी वही है। तो ये लिंक जो है ये हमने ए से बटन से बनाया, सॉरी हाइपरलिंक से बनाया। लेकिन जो क्लिक करने पे प्रिंट का टास्क है वो एचटीएमएल नहीं करता। वो काम कौन करेगा? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इसलिए इसमें करेगा। जावास्क्रिप्ट आगे कॉलन लगा के प्रिंट नाम का फंक्शन जो कि पहले से ही जेएस में था वो मैंने दे दिया। ठीक है, तो सी क्लिक करने पे पेज प्रिंट हो रहा है। इससे ज्यादा जेएस हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो फिर थोड़ा सा बाउंस हो जाएगा, सर के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये दो बेसिक टास्क मैंने इसके थ्रू किए। सी क्लिक करने पे क्या हो रहा है? क्रोम पे ये पेज प्रिंट हो रहा है। ओके, लेकिन एक ए का मेन काम क्या है? एम्प्टी होना या प्रिंट करना या फिर पेज ओपन करना? जिसलिए किस लिए बनाया गया ए? पेज ओपन करने के लिए सर। पेज ओपन ओपन करने के कर। लिए। ओपन तो मैंने बी आर लगा के नेक्स्ट ए लिया। बी आर से क्या होगा? वो नेक्स्ट ए नेक्स्ट लाइन में आएगा। और इसमें मैंने डेस्कटॉप की कोई दूसरी फाइल दे दी। तो मेरी करंट फाइल का नाम था 15 जैन, और एक दूसरी फाइल का नाम है यहाँ पे डेमो। तो डेमो नाम की पेज में एक सीएसएस लेआउट बना हुआ है, क्योंकि दोनों का पेरेंट फाइल एक ही है। तो इन दोनों फाइल का पेरेंट कौन है, मतलब पेरेंट डायरेक्टरी कौन है? ये दो फाइल्स है ना मेरे पास, यहाँ एक तीसरी भी है नीचे और भी है। इन सभी फाइल्स की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप इनकी पेरेंट डायरेक्टरी है। लेकिन मेरे इस प्रोजेक्ट की पेरेंट डायरेक्टरी कौन है? तो ये प्रोजेक्ट का नाम है इंडेक्स, और इसकी डायरेक्टरी का नाम ये है IDDO। ठीक है, तो आप पेरेंट की किसी भी दूसरे चाइल्ड का पाथ यहाँ दे सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा डेमो, और इसका पाथ क्या दिया? डेमो डॉट एचटीएमएल। नाउ वन गुड थिंग, जैसे अपने फाइल का नेम लिखा, सी आपको हिंट भी मिल रहा है। तो आपको Yes. पाथ लिखने में गलती नहीं होगी, क्योंकि वीएस कोड आपको हिंट भी दे देगा। नाउ अब आप डेमो पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा? अच्छा, फर्स्ट डेमो का कलर पर्पल क्यों आया? सर अभी बस एक बार ए यूज हुआ क्लिक है। नहीं की। क्योंकि ये मेरे ब्राउजर में क्या है? यूज। विजिटेड है। इसी को इनकॉग्निटो मोड पे ओपन करूं तो ब्लू, क्योंकि इनकॉग्निटो पे हिस्ट्री काम नहीं करती ना, वहां पे सारे पेज अनविजिटेड होते हैं। ठीक है, ओके, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे ब्राउजर पे डेमो वाला पेज होगा, वो ओपन हो जाएगा। तो दिस इज माय demo.html पेज, जो कि सेम डायरेक्टरी यानी कि डेस्कटॉप पे ही पड़ा है। अगर गलती से डेमो नाम की फाइल नहीं होती, या मैंने पाथ दिया demo1.html, तो इसका कलर कैसे आ रहा है? ब्लू। लेकिन क्लिक करने पे कोई भी फाइल एक्सेस नहीं हुई, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे demo1 डॉट की नाम की फाइल नहीं है। नहीं इस टाइप के एरर क्या को मतलब है? वेबसाइट पे क्या कहते हैं? हेलो सर। हाँ जी, सर ये पेज लिंक वाला फिर से बता दो। ओके। पेज लिंक करने का काम बहुत सिंपल है। ऑल यू हैव टू डू, आपको ए टैग लेना है और फाइल को नेम, जैसे जो टेक्स्ट यूजर को दिखेगा वो क्या है, लेट्स से आपने डेमो लिखा, और पाथ लिखने के लिए वर्ड जो पहले एक दो वर्ड्स होंगे वो लिखो। तो आपको डेमो पता DE, सी ये आपको हिंट दे रहा है ना। ओनली डी लिखूंगा तो देखो दो फाइल आ रही है, डार्क और डेमो दोनों आ रही है। लेकिन डार्क डॉट एचटीएमएल क्या है? ये तो पिक्चर है। और डेमो डॉट एचटीएमएल क्या है? ये वेब पेज है। फाइल। बस एंटर करके यस। इसको सेव कर दो। ठीक, अब क्लिक करो, ये आपको डेमो डॉट एचटीएमएल का सर पेज पेज का ओपन करके दे देगा। सर पेज का पता कैसे लगेगा कि पेज कौन सा हमने ज्वाइंट करना है? इसमें कोई ऑप्शन आएगा या कैसे देखो, मतलब? अभी तो मैंने डेस्कटॉप पे 5-6 फाइल्स बना के रखी हुई हैं। तो आपको नेम से, जैसे इस फाइल का नाम क्या है? jQuery.html। तो अगर मुझे ये वाली फाइल पिक करनी है तो मैं इसको, मैंने इसका यहाँ पे लिखा jQuery और पाथ दे दिया jQuery.html। जब आप एक लाइव वेबसाइट बनाओगे तो आप क्या करोगे? उसके अंदर स्प्लिट करके मल्टीपल पेजेस बना दोगे। जैसे ये देखो, जैसे Node.js का प्रोजेक्ट है, और इसके SRC फोल्डर के अंदर ये हमारे HTML के कंट्रोल्स हैं। तो सी सबसे पहला पेज इसमें ये वाला है, जिसका नाम क्या है? होम होम HTML। डॉट HTML। तो ये होम पेज है। होम से ही लिंक कौन सा पेज होगा? लेट्स से ऐड वाला पेज,
कॉन्टैक्ट वाला पेज, ये सारे पेज देख लो एक ही फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं, ये सारे पेज एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं। तो अगर मुझे होम पेज से कार व्यू वाले पेज पे जाना है जहाँ पे कार्स का डेटा आएगा, तो होम से व्यू कार वाले पेज का नाम कैसे देंगे? सेम नेम से वी लिखो शॉर्टकट में, तो वी हिंट क्या दे देगा? व्यू कार डॉट एच व्यू कार। ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस पेज को ओपन करता हूँ VS कोड में, तो इसकी डायरेक्टरी तो अलग है ना, ये तो डेस्कटॉप के नोड प्रोजेक्ट के SRC के पब्लिक में लिखा हुआ है। तो इसका पाथ देखो कैसे काम करेगा। मैंने A लिखा, मैंने V लिखा, ठीक। अब ये जो हिंट आ रहे हैं कौन से फोल्डर के आ रहे हैं? डेस्कटॉप वाले के या उसके फोल्डर के? उसके फोल्डर सेम के। फोल्डर के, ये सेम उसी फोल्डर फोल्डर। से। ये हमेशा या फाइल के अकॉर्डिंग काम करेगा, मतलब आप जो भी फाइल या सर प्रोजेक्ट पे काम ये डेस्कटॉप वाले फोल्डर थे ना? नहीं नहीं नहीं, ये डेस्कटॉप वाला ये वाला था जो इसमें हम काम कर रहे हैं, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट ठीक। का फोल्डर था। तो ये ऑटोमेटिकली हमेशा करंट फाइल के रेफरेंस से देगा आपको, ठीक है। अच्छा तो पाथ लिखने में आपसे गलती नहीं होगी, बट अगर गलती हो जाती है तो उसे हम लोग वेबसाइट, लाइव वेबसाइट पे कौन सा एरर कहते हैं? एक लाइव वेबसाइट पे जैसे इस पेज का पाथ गलत दे दो ऐसे करके, इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? पेज नॉट 404 एरर, मतलब पेज नॉट फाउंड। ये हम लोग सर्वर साइड हैंडल करते हैं। तो ये एरर हम कहाँ हैंडल करते हैं? सर्वर पे। सर्वर तो साइड। ये क्लाइंट साइड पे हैंडल नहीं होता। जैसे ये देखो, इस वेबसाइट का ये पेज है ना, इसमें हमने नीचे दे रखा है app.get, अगर URL इनवैलिड है तो 404 का एरर कौन सा है? error.html। तो ये जो error.html की फाइल हमने बनाई थी इस प्रोजेक्ट के अंदर पब्लिक में, ये वाली, ये 404 एरर वाली है, ठीक है। तो हमने एक अलग से फाइल बनाई है जिसको सर्वर पे सेटअप कर रखा है हमने, ताकि अगर कभी भी इनवैलिड पाथ हो तो वो आ जाए। जैसे टेकलटम की वेबसाइट है, अब सपोज इसमें किसी वेबसाइट पे हमारे किसी ऐसे कोर्स का लिंक था जो कोर्स हमने हटा दिया। जैसे सपोज हम लोग XML का कोर्स करवाते थे और अब हमने बंद कर दिया। अगर किसी पुरानी वेबसाइट पे आज भी वो लिंक पड़ा होगा, जैसे सपोज माइक्रोसॉफ्ट पे, जस्ट डायल पे, कहीं पे भी वो लिंक पड़ा होगा, तो यूजर तो उसको ओपन करेगा, क्लिक करेगा और वो हमारी वेबसाइट पे आएगा। लेकिन जब उसको लिंक नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सी, एरर। ऑटोमेटिकली कहाँ नोट रिडायरेक्ट हो जाएगा? हमारी वेबसाइट के 404 पेज पे। अब आप ई कॉमर्स साइट पे गए और आपने प्रोडक्ट सर्च किया, लेट्स से आपने सर्च किया आईफोन 6, तो क्या आज की डेट में आपको आईफोन 6 या 4 या 5 7 मिलेंगे अब? तो अब नहीं ये फोन आपको ई कॉमर्स साइट्स पे नहीं मिलते, ये तो हट नहीं। चुके हैं। लेकिन इनकी वेबसाइट आपको कहाँ लेके चली जाएगी? 404। तो सी, आपने स्लैश किया, कुछ भी दे दो पाथ, जैसे ये आईफोन का पेज है, तो सी आपने गलत पाथ दे दिया, ये आपको ऑटोमेटिक कहाँ ले गया? 404 डॉक्यूमेंट नॉट नॉट फाउंड। तो इन्होंने एक प्रॉपर अच्छे से डिजाइन करके पेज नहीं बनाया, बस दैट्स ओनली डिफरेंस, ठीक है। तो पेज का पाथ कभी भी इनवैलिड नहीं होना चाहिए। जब हम लोग पाथ को करंट डायरेक्टरी से देते हैं उसे, जैसे कि ये वाला पाथ, इसको कहते हैं रिलेटिव पाथ। तो इस टाइप के पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव। तो रिलेटिव पाथ मतलब करंट उससे डायरेक्टरी से जुड़ा ही हुआ। चलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पाथ को HTTP से देते हैं, जैसे मैंने YouTube पे अपने ट्यूटोरियल का लिंक दिया, तो मैं हमेशा ऐसा लिंक दूंगा, प्रॉपर HTTPS के साथ। तो पहले https://tutorial.techatom.com/webdesigning.html, इस पाथ को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। जो रिलेटिव पाथ है ये आप अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेजेस को दे सकते हो जो आप ही के फोल्डर के अंदर होते हैं। लेकिन ये वाला पाथ कौन से फाइल किन के लिए होता है? ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेब की किसी भी वेबसाइट का लिंक हो सकता है, ठीक है। तो अगर मुझे टेकएल्टम से वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के पेज पर लिंक करना है तो कौन सा पाथ यूज करूं, रिलेटिव या एब्सोल्यूट? टेकएल्टम की वेबसाइट के 2 पेजेस को लिंक करना है, जैसे कोर्सेज के पेज पे सारे कोर्सेज की लिस्ट बनानी है और उसमें लिंक देने हैं, तो वो कौन से पाथ होंगे, रिलेटिव या एब्सोल्यूट? रिलेटिव। रिलेटिव। तो रिलेटिव रिलेटिव। होंगे। लेकिन मैंने ट्रेनर में अपनी प्रोफाइल और अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक दिया है कि ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक है, तो techatom.com से मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल लिंक करनी है, तो उसके लिए कौन सा लिंक?
एब्सोल्यूट, ऐसा वाला। और जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ देते हैं तो इसके साथ एक एट्रीब्यूट देते हैं टारगेट। टारगेट या इससे क्या अंडरस्कोर। होता है, जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो ये New tab नए में टैब खुलेगा। में ओपन होगा, ठीक है। और आजकल प्राइवेसी को से बचने के लिए, क्योंकि जब आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो ना तो वो आपके कुकीज डेटा को भी पिक कर लेती हैं, तो एक आरएल नाम का एट्रीब्यूट भी अब रेकमेंडेड है, विच इज नो ओपनर या फिर नो रेफरर, ये भी देना पड़ता है, ठीक है। तो आपके लिंक से, आपके वेबसाइट से एक दूसरा लिंक जो ओपन हुआ है, आप उसको रेफर नहीं कर रहे हो या फिर वो आपके कुकीज वगैरह को ओपन नहीं कर सकता, तो इसके लिए इसमें क्या लगेगा, आरएल नो ओपनर या फिर नो रेफरर, ठीक है। ये अब रूल बन चुका है कि हम ये मतलब, नहीं तो आपकी वेबसाइट में सिक्योरिटी लैग्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक चीज नोट करना, जब आपने एमएट में ए का पाथ देखा था ना, ए कॉलन ब्लैंक वाला, सी ये आपको एचडीएफ दे रहा है, टारगेट दे रहा है और आरएल भी दे रहा है बना के पूरा, ठीक है। ठीक, अब मुझे ट्यूटोरियल का पाथ देना है तो एचटीटीपी को एचटीटीपीएस कर दिया और यहाँ पे अपना यूआरएल दे दिया, ठीक है। तो दिस इज रिलेटिव पाथ, और ये वाला पाथ कौन सा होता है हमारा, एब्सोल्यूट। Absolute. अब जब मैं आपको मेल में ट्यूटोरियल का लिंक देता हूँ वो कैसा होता है, जो मैं आपको ट्यूटोरियल का लिंक Absolute. मेल में भेजूंगा वो कैसा होगा, Sir, वो एब्सोल्यूट Absolute. तो होगा क्योंकि आप मेल के थ्रू उसको एब्सोल्यूट ओपन एब्सोल्यूट। करोगे, ठीक है। Yes. तीसरा लिंक होता है इंटरनल, मतलब एक ही पेज के इनसाइड, तो एक ही पेज के इनसाइड हमारे पास इंटरनल लिंक होता है, मतलब ऐसा वाला लिंक जिसके सर क्लिक करने पे सर एक चीज पूछना था सर, ये लिंक्डइन क्या होता है? लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया साइट्स होती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन भी सोशल है, लेकिन लिंक्डइन मेनली प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए होता है, ठीक है। तो लिंक्डइन क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के प्रोफेशनल्स के लिए, लाइक एक एचआर होते हैं जो कि जॉब रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वो लिंक्डइन के थ्रू प्रोफाइल देख के भी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म लाइक सोशल मीडिया, लेकिन ये मेनली प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए ज्यादा है, इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन फेसबुक की तरह नहीं ना कि आप कुछ भी पोस्ट कर दो, ठीक है। तो ये मेनली आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड चीजों के लिए होगा, ठीक है। ओके सर। बताइए, सर पूरा आपका रिलेटिव, प्रोफेशनल है। सर रिलेटिव और एब्सोल्यूट में एक बार डिफरेंस बता दीजिए सर। रिलेटिव मतलब जो आप ही की डायरेक्टरी के अंदर है, और एब्सोल्यूट मतलब जो आपकी डायरेक्टरी में नहीं, वो किसी भी दूसरी वेबसाइट पे होते हैं, ठीक है। यस सर। इवन आप अपनी वेबसाइट के लिंक को एब्सोल्यूट दे सकते हो, लेकिन ऐसा रिकमेंडेड नहीं होता। तो जो आप ही के दूसरे पेज हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, उनको रिलेटिव लिंक करो, और जो आप ही की वेबसाइट के दूसरे लिंक है उनको एब्सोल्युटली लिंक कर दो, ठीक है। जैसे कि ये थर्ड होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब पेज के अंदर अंदर, जैसे ये जो हमारी वेबसाइट पे मैंने जो ये राइट पे लिंक्स दे रखे हैं, किसके लिए, ये एक्सटर्नल पेज के हैं या इंटरनल पेज के हैं, ये एब्सोल्यूट है, इंटरनल पेज है सर। इंटरनल। Internal. एब्सोल्यूट आप है। इनमें से जिस पे भी क्लिक करते हो, आप इसी पेज के अंदर ही अंदर नेविगेट करोगे, तो ये इसी पेज के इन साइड कहीं नेविगेट करके ले जाएगा। तो इंटरनल मतलब पेज के अंदर, तो पेज के अंदर नेविगेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है यूनिक आईडी। तो HTML का एक एट्रीब्यूट होता है आईडी, और आईडी की वैल्यू होती है हमेशा यूनिक। जैसे इस H2 को मैंने एक आईडी दी यूएल, और आईडी, अब H2 में एक ही आईडी होगी और इस पूरे पेज में यूएल नाम की दूसरी आईडी नहीं हो सकती, कि आईडी हमेशा क्या होती है, Unique. यूनिक। तो इस पेज पे दोबारा से यूएल नाम की आईडी नहीं आएगी, दोबारा H2 को भी आईडी देंगे लेकिन इसकी आईडी अलग होगी, लेट्स से OL, ठीक है। और DL वाले H2 को भी आईडी दी, लेट्स से DL। मेरे पेज पे स्क्रॉल है काफी, तो मेक श्योर आपकी वेबसाइट पे स्क्रॉल होना चाहिए इसके लिए। अब आप इसको लिंक दे दो टॉप पे, जैसे कि BR लगा के, तो ये A है, एक और BR यहाँ पे, तो ये है यूएल का लिंक, सॉरी A, जिसमें जिसके क्लिक पे यूएल ओपन हो, इसके क्लिक पे ओवल और इसके क्लिक पे DL। तो ये अलग पेज का लिंक है या इसी पेज का है, तो इसी पेज के अंदर सेम के लिंक पेज। है, और इसी पेज के अंदर अब यूनिकली कॉल करते हैं आईडी को, तो आईडी को कॉल करने का यूआरएल प्रीफिक्स होता है हैश। हैश मतलब आईडी और यूएल मतलब उसका नाम। दूसरे की आईडी क्या है,
वो भी हैश मतलब आईडी है, तो हैश और उसकी आईडी की वैल्यू OL। तीसरे की आईडी क्या है? DL। अब आप क्लिक करके देखो, जब UL पे क्लिक किया, सी ये UL से स्टार्ट हो गया पेज। जब OL पे क्लिक किया तो यही पेज OL से स्टार्ट होगा, लेकिन OL से स्टार्ट हो नहीं पा रहा। क्यों? बीच में कि नेस्टेड है। स्क्रॉल खत्म हो गया, Yes, इससे ऊपर स्क्रॉल आ नहीं सकता। सो या तो डमी लिस्ट बना लो आप, ठीक है? तो डमी लिस्ट कैसे? इस LI को रिपीट करो, ऐसे फेक डेटा बना दो, ठीक है? अब देखो ये UL है और यहाँ क्लिक किया तो OL, लेकिन OL वैसे तो टॉप पे आनी चाहिए थी, लेकिन आ नहीं पाएगी क्योंकि आपका स्क्रॉल खत्म हो जाएगा। इस रीजन की वजह से वो और लिस्ट नहीं दे पा रहा। तो यहाँ फिर और डमी लिस्ट बना लो, जैसे कि ये देखो, तो जब एनफ स्क्रॉल होगा, नाउ ये UL पे टारगेट करेगा, ये OL पे टारगेट करेगा और ये DL पे, लेकिन DL सबसे नीचे है तो इसलिए ये ऊपर स्क्रॉल करके नहीं आ सकता है, ठीक है? यस सर। सबसे बॉटम पे मैं एक और ए दे रहा हूँ जिसमें मैंने लिखा गो टू टॉप, तो ये अलग पेज पे नेविगेट करेगा या इसी पेज पे नेविगेट करेगा? इसी पेज पे, तो उसी किसी पेज भी पे, वेबसाइट का पेज हमेशा कहाँ से शुरू होता है? टॉप से, तो टॉप मतलब कौन से एलिमेंट से? हेडिंग से। बट जरूरी नहीं है, जैसे मेरे ट्यूटोरियल में बॉडी देखें से। तो हाँ बॉडी से। हेडिंग H1 मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है कंटेंट, लेकिन बॉडी तो मेरी ऊपर है ना, यहाँ से ही है, इसलिए सबसे टॉप पे बॉडी। बॉडी होती है, जो यूजर को दिखाई देती है वो तो बॉडी है। बॉडी को एक आईडी दे दो, लेट्स से टॉप। तो जो सबसे नीचे का ए था, इसको href क्या दिया हमने? आईडी लगा के हैश लगा के टॉप दे दिया। इससे क्या होगा? अब जब हम लोग इस ए पे क्लिक करेंगे, हम अपने पेज के टॉप यानी कि आईडी पे चले जाएंगे, ठीक है? और यूआरएल चेंज भी हो जाएगा, सी हैश मतलब उसका नाम वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ओके? तो ये कौन सी लिंकिंग होती है जो आईडी से काम करती है हमारी? आईडी वाली लिंकिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल, इंटरनल। इंटरनल। इंटरनल लिंक देते वक्त एक चीज का ध्यान रखना, इंटरनल लिंक के नाम जो होते हैं ना, वो प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव यानी कि मीनिंगफुल बनाना। ऐसा नहीं कि कुछ भी नेम दे दो, जैसे ऑप्शन 1 या सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस टाइप के नाम मत यूज करना। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ इसका नाम देना। जैसे सपोज किसी ने गूगल पे सर्च किया मार्क्यू स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है? तो इस कीवर्ड पे मेरा ट्यूटोरियल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मेरे ट्यूटोरियल के नीचे देखो क्या बन के आ रहे हैं, 4 इंटरनल लिंक बन के आ रहे हैं, ठीक है? तो अगर किसी को स्क्रॉल अमाउंट सर्च करना था तो वो यहाँ ओपन क्लिक करेगा तो क्या होगा? टॉप पे क्लिक करेगा तो ये पेज शुरू तो होगा, लेकिन कहाँ से? बिल्कुल पेज के Market टॉप से से शुरू होगा ना ये, Yes, ठीक है? तो ये पेज ओपन होगा लेकिन टॉप से स्क्रॉल करेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली यहाँ क्लिक करो तो सी पेज ओपन होगा और वो आपको सीधा कहाँ नेविगेट करेगा? जहाँ पे उसकी आईडी है। सी ये स्क्रॉल सीधा कहाँ लेके आपको? जहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट को डिफाइन किया गया है। तो आईडी की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए? प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव। ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी वर्ड दे दिए, नहीं, आपको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव वैल्यू देनी पड़ेगी, ठीक है? और ये yes, sir. इंपॉर्टेंट होता है इसीलिए। देन कम्स ईमेल के लिंक। तो अब वेबसाइट पे अपनी मेल आईडी लिखना भी सही नहीं होता। जैसे सपोज आपने डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे अपनी मेल आईडी लिख दी ना कि मेल मी एट दिस, तो आपने मेल में लिख दी अपनी मेल आईडी दिस एट द रेट, लेट्स से मैंने एक डमी मेल आईडी ऐसे लिख दी। तो ये लिखना सेफ भी नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फिर अगर आप वेबसाइट पे ऐसे मेल सामने लिखते हो ना, पब्लिक होती है, उस मेल पे धीरे धीरे बहुत सारे फिर स्पैम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम मेल आईडी को पब्लिक नहीं करते, हम यहाँ लिखते हैं मेल मी, ठीक है? या मेल का आइकन फोटो दे दी और यहाँ पे लिखते हैं मेल टू कॉलन फिर मेल आईडी। तो ये लिंक बन जाएगा जिसमें टेक्स्ट दिखेगा मेल में, लेकिन क्लिक करने पे देखो कौन सी ऐप ओपन हो रही है? जो मेरे मैकबुक की डिफॉल्ट मेलिंग ऐप है। तो आप एंड्रॉयड फोन यूज करो, आईफोन यूज करो, जो भी डिफॉल्ट मेलिंग ऐप होगी वो ओपन हो जाएगी। और ये जो ईमेल आईडी थी ना आपकी, ये कॉपी होके क्या हो जाएगी उसमें, कंपोज वाले टैब में टू में पेस्ट हो जाएगी, ठीक है? सेम एक ऐसा ही लिंक होता है टेलीफोन का, जिसमें मैंने क्या लिखा, कॉल मी।
तो मैं यहाँ कॉल मी लिख सकता हूँ या फिर टेलीफोन का लिंक का आइकन दे सकता हूँ और टेल कॉलन लगा के मैंने लेट्स से, और क्योंकि इंटरनेशनल कॉलिंग होती है वर्ल्ड वाइड, आपकी वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो +91 से आप अपना मोबाइल नंबर या अपने ऑफिस का नंबर दे सकते हैं। जैसे हमने ये नंबर दे दिया, तो ये टेक एटम का ISD कॉलिंग नंबर है। तो इस पर क्लिक करोगे, मैकबुक पे डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप किसके थ्रू हो रही है? फेस टाइम से। तो मैक ओएस में डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप फेस टाइम, तो ये फेस टाइम ऐप के थ्रू कॉल करेगा। यही विंडोज होता था, तो विंडोज ओएस की डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप कौन सी है? स्काइप, ठीक है। और अगर आप यूज कर रहे हो एंड्रॉइड फोन या आईफोन जिसमें सिम है, तो ये जो कॉल है ये आपके सिम के थ्रू यानी कि डायलर के थ्रू प्लेस हो जाएगी, ठीक है। यस ओके, सर। तो ये क्लिक टू कॉल का लिंक है, जिसके क्लिक करने पे वो नंबर आपका, जैसे अगर सपोज ये जो नंबर था ना, ये पूरा नंबर यहाँ से कॉपी होगा और जो आपका फोन का डायलर होता है ना, जहाँ पे आप नंबर डायल करते हो, वहां पे आ जाएगा ये, वहाँ आ ठीक है। जाएगा। यस तो ये ऑटोमेटिक नंबर कॉपी होगा और ये डायलर पे आ जाएगा, और डायलर पे आपके पास SIM1 SIM2 जो भी सिम से आप कॉल करना चाहो उसके थ्रू कर सकते हो। इवन कई बार क्या होता है कि आप डायलर को भी चेंज कर सकते हो, अपने डिफॉल्ट डायलर को। जैसे अगर कोई जैसे मेरा आईपैड है, तो मेरे आईपैड का जो डिफॉल्ट डायलर है वो होता ही क्या है, वो होता है फेस टाइम होता है, ठीक है। या फिर आप उसको स्काइप कर सकते हो कि आपकी डिफॉल्ट कॉलिंग ऐप कौन सी है, स्काइप है, ठीक है। HRF का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। अगर आपको फाइल किसी फोल्डर से लेनी है, जैसे कि ये पाथ कौन सा है, रिलेटिव, लेकिन मुझे एक रिलेटिव फाइल फोल्डर से लेनी है, जैसे IDDO वाली वेबसाइट, तो पहले मैंने IDDO लिखा, तो IDDO/ ये फाइल का पाथ है या फोल्डर का है? फोल्डर का फोल्डर का पाथ फोल्डर। है सर। और फोल्डर ये के अंदर फोल्डर का फाइल का पाथ नाम है क्या सर। है? index.html। तो ये index.html डेस्कटॉप के फोल्डर में जाएगा, फोल्डर से फाइल को पिक करेगा ऐसे। तो आपकी फाइल डेस्कटॉप के फोल्डर में पड़ी हुई है। और अगर आपको करंट फोल्डर से पेरेंट फोल्डर में जाना है, तो करंट फोल्डर डेस्कटॉप है, मुझे डेस्कटॉप की पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है, तो // तो // मुझे कहाँ लेके जा रहा है? डेस्कटॉप की पेरेंट डायरेक्टरी में। तो डेस्कटॉप की पेरेंट मतलब जो मेरे नाम का यूजर बना हुआ ना, उसमें इस डायरेक्टरी में कौन कौन से फाइल्स हैं? डेस्कटॉप है, एप्लीकेशंस है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड है, ठीक है। सपोज मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर से कोई फाइल पिक करनी है, तो मैंने डॉक्यूमेंट फोल्डर पिक किया, और डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने पिक किया जैसे कि जॉब पोर्टल, और जॉब पोर्टल का user.html पेज दे दिया, ठीक है। लेकिन // देना जरूरी था, क्योंकि ये डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में जा रहा है, इसको डेस्कटॉप के पेरेंट में जाना था, तो इसलिए // तो सी ये इस फाइल को पिक कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये डेस्कटॉप पे नहीं है, ये डेस्कटॉप के पेरेंट डायरेक्टरी के डॉक्यूमेंट्स में है, और डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट जो है वो अविनाश नाम के फोल्डर में, ठीक है। अगर हम // के बाद एक और // दें, तो ये यूजर वाली डायरेक्टरी में ले जाएगा, और फिर // दें, तो ये फिर आपको, जैसे मैक में इसके बाद फिर परमिशंस नहीं होती, तो उसके बाद ये आपको पाथ तो दे रहा है, लेकिन ये वर्क नहीं करते, क्योंकि हमारा जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है इस डायरेक्टरी से ऊपर लिंक्स को ओपन नहीं होने देता। ये वो है सेफ्टी या प्रिकॉशन के लिए होता है, ठीक है। जैसे विंडोज है, तो विंडोज में सबसे लास्ट आता है ड्राइव्स, तो ड्राइव में क्या आएगा? C ड्राइव या D ड्राइव या E ड्राइव, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर खैर हमें जरूरत पड़ती भी नहीं है। टारगेट की वैल्यू क्या क्या होती है? जब भी टारगेट अंडरस्कोर सेल्फ होता है, तो वही लिंक हमेशा कहाँ ओपन होता है? सेम विंडो में, ठीक है, मतलब सेम टैब में। और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक देने से कहाँ ओपन होता है? न्यू टैब में। न्यू टैब में। एक टारगेट आईफ्रेम का भी होता है, ये हम आईफ्रेम वाले टैग में ही करेंगे कि कैसे हम लोग लिंक पे क्लिक करने से वो लिंक जो होगा वो फ्रेम के अंदर ओपन हो सकता है, बट वो आईफ्रेम नाम के टैग के अंदर होता है, तो आईफ्रेम टैग के अंदर वो टॉपिक आ जाएगा आपका, ठीक है। सो दीज आर HTML हाइपरलिंक।